अपकृत्यपूर्ण दायित्व की सामान्य शर्तें, यानी अपकृत्य में किसी व्यक्ति को दायी ठहराने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो आप जानते हैं, जिस प्रकार आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए कुछ शर्तों का सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार अपकृत्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण के लिए भी वादी द्वारा कुछ शर्तों का सिद्ध किया जाना आवश्यक है। जैसे आपने अपराध में देखा था कि एक मानव होना चाहिए, ऐसे मानव के मन में दुराशय होना चाहिए, ऐसे दुराशयपूर्ण आशय के साथ कार्य करना चाहिए, और ऐसे दुराशयपूर्ण आशय के साथ कार्य करने से व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए। जब ये चारों तत्व पूरे हो जाते हैं तब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दायी ठहराया जाता है। उसी प्रकार अपकृत्य के लिए भी कुछ सामान्य शर्तें हैं। किसी व्यक्ति को अपकृत्य के अपकार के लिए दायी ठहराने के लिए कुछ शर्तों का सिद्ध किया जाना आवश्यक है। क्या है? प्रतिवादी द्वारा, पहला है वो, प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या लोप किया गया हो, ऐसे दोषपूर्ण कार्य या लोप से वादी के विधिक अधिकार का हनन हुआ हो, और दोषपूर्ण कार्य ऐसा हो जिसमें वादी को नुकसानी का वाद संस्थित करने का अधिकार उपलब्ध हो जाता हो। तो यानी प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो, ऐसे दोषपूर्ण कार्य से विधिक अधिकार का हनन हुआ हो, और ऐसे विधिक अधिकार के हनन से वादी को वाद संस्थित करने का अधिकार उपलब्ध होता हो। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तब किसी व्यक्ति को अपकृत्य के अपराध के लिए, अपकृत्य के अपकार के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। आइए पहला तत्व देखते हैं कि प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या लोप किया गया हो। आइए इसको देखते हैं। अपकृत्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण के लिए प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या लोप, कार्य भी हो सकता है, लोप भी हो सकता है, किया गया हो। दोषपूर्ण कार्य वह कार्य होता है जो बिना किसी विधिक औचित्य के, बिना किसी उचित कारण अथवा विधिक औचित्य के किया जाता है, जबकि दोषपूर्ण लोप का तात्पर्य अपने विधिक कर्तव्य को न करने से है। अपकृत्य दोषपूर्ण कार्य अथवा दोषपूर्ण लोप दोनों से कारित हो सकता है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। यदि ऐसा दोषपूर्ण कार्य अथवा लोप अच्छे आशय से किया गया है अथवा बुरे आशय से, अपकृत्य में इसका कोई महत्व नहीं होता। अतः अपकृत्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण में दुराशय को नहीं खोजा जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा दोषपूर्ण कार्य अथवा लोप दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो अपकृत्य के अपकार के लिए दोषी ठहराने के लिए पहला है कि किसी व्यक्ति द्वारा दोषपूर्ण कार्य किया गया हो। दूसरा, ऐसे दोषपूर्ण कार्य से क्या होना चाहिए? विधिक क्षति। क्या होना चाहिए? विधिक क्षति। ये अब इसमें देखते हैं, अपकृत्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण की दूसरी शर्त वादी को पहुंची विधिक क्षति है। विधिक क्षति और सामान्य अर्थ में क्षति दोनों में अंतर है। यहाँ विधिक क्षति से तात्पर्य वादी की विधिक अधिकारों का क्षति से है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक, धार्मिक, नैतिक अथवा मात्र आर्थिक क्षति इसमें शामिल नहीं है। तो अपकृत्य के अपराध के लिए जरूरी नहीं, ये सामाजिक, धार्मिक, नैतिक क्षति नहीं होनी चाहिए, विधिक क्षति होनी चाहिए। विधिक क्षति का मतलब जहाँ व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता, वहाँ चाहे बड़ी से बड़ी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक एवं आर्थिक क्षति क्यों न हुई हो, अपकृत्य के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगला क्या है दोस्तों? अब ये जो विधिक क्षति होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है बिना हानि के क्षति और एक होती है बिना क्षति के हानि। अब हर विधिक क्षति के लिए दोषी नहीं व्यक्ति को ठहराया जा सकता। ठीक है, बिना हानि के क्षति भी दो प्रकार की होती है और बिना क्षति की हानि। बिना हानि की क्षति का मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंजुरिया साइन डेमनम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इंजुरिया का मतलब होता है विधिक अधिकारों की अवहेलना, साइन का मतलब होता है बिना, डेमनम मतलब वास्तविक घाटा। अर्थात अगर इसका पूरा अर्थ निकालें तो बिना वास्तविक घाटे के विधिक अधिकार की क्षति। 1 रुपया का भी नुकसान न हो लेकिन विधिक क्षति हो गया तो ये क्षति भी क्षति मानी जाती है। सामान्य के अनुसार अपकृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक जो स्वतः नियोज्य होता है
और एक जो केवल वास्तविक क्षति साबित होने पर नियोज्य होता है। अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अवहेलना हुआ है तो यह स्वतः नियोज्य है। इसमें यह सिद्ध करने का, अगर विधिक अधिकारों का अवहेलना हुआ है तो यह सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं कि मेरे कितने का नुकसान हुआ है। विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो आपको नुकसान हो गया, ये अपने आप में वाद योग्य है। अब आगे देखते हैं। जैसे मानहानि में किसी व्यक्ति को कोई वास्तविक क्षति नहीं होती, कई करोड़ का मानहानि हुआ, फिर भी वह स्वतः नियोज्य है, क्योंकि सम्मानपूर्वक जीने का हर व्यक्ति को विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है। इस संबंध में न्यायमूर्ति होल्ट ने, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस संबंध में न्यायमूर्ति होल्ट ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। इस संबंध में न्यायमूर्ति होल्ट ने बड़ी अच्छी लाइन कही है। उन्होंने कहा है, प्रत्येक विधिक अधिकार के अतिक्रमण से हानि होती है, चाहे उससे किसी को एक दमड़ी का नुकसान न होता हो। हानि केवल धन की नहीं होती, बल्कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों के उपयोग में बाधा डालना अपने आप में हानि है। समझ में आया ये बात। अब इस पर कुछ केस है। सबसे महत्वपूर्ण केस है एसबी बनाम व्हाइट। इस केस में क्या हुआ था, आइए देखते हैं। एसबी बनाम व्हाइट के मामले में वादी को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपना मत देने का विधिक अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी जो एक निर्वाचन अधिकारी था, उसकी उपेक्षा से वादी अपना मत नहीं दे सका। हालांकि इसके बावजूद वादी का प्रत्याशी विजयी रहा। वाद लाए जाने पर न्यायालय ने प्रतिवादी को दायी ठहराया और प्रतिवादी के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि वादी के प्रत्याशी के विजयी होने से उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। अब इसको आज के समय में लीजिए, एक व्यक्ति वोट देने गया मोदी जी को, और निर्वाचन अधिकारी ने इनको वोट नहीं देने दिया। मोदी जी तो बम्पर वोट से विजयी हो गए, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनको जो वोट देने का विधिक अधिकार उपलब्ध था उससे इस व्यक्ति प्रतिवादी निर्वाचन अधिकारी ने वंचित कर दिया। इनको मुकदमा लाने का अधिकार उपलब्ध हो गया। मुकदमा लाए जाने पर न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी दोषी है। यही डिसीजन इस एसबी बनाम व्हाइट में दिया गया था। उसके बाद एक अगला केस है। उस केस का नाम है म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरफी लाल। इस मामले में वादी एक वैध मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने का अधिकारी था। प्रतिवादी निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका नाम अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया। तो अब क्या हुआ, वाद लाए जाने पर न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि वादी को विधिक क्षति हुई है, अतः वह नुकसानी पाने के लिए अधिकारी है, यानी निर्वाचन अधिकारी नुकसानी भरपाई करे ऐसे व्यक्ति का। एक केस है इसमें भारजट्टी बनाम विलियम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है मित्रों, इसको भी देख लेते हैं। भारजट्टी बनाम विलियम्स के मामले में वादी का प्रतिवादी के बैंक में पर्याप्त धन था, खूब पैसा था उसके बैंक, प्रतिवादी के बैंक में, फिर भी उसके चेक का भुगतान करने से बैंक ने इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि वादी बैंक से नुकसानी पाने का हकदार था, भले उसे कोई वास्तविक नुकसान न हुआ हो। तो कहने का मतलब, अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन आपके हुआ है तो भले उससे आपका पैसे का नुकसान न हुआ हो, लेकिन आपको नुकसान, वो विधिक अधिकारों का उल्लंघन अपने आप में एक नुकसान है। इसके आधार पर आप न्यायालय मुकदमा ला सकते हैं और क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। और एक होता है दूसरा सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है बिना क्षति की हानि। इसका क्या मतलब है, डेमनम साइन इंजूरिया। डेमनम का मतलब वास्तविक घाटा, कोई पैसे का घाटा हो गया बिना किसी विधिक अधिकार के उल्लंघन के। विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ लेकिन अरबों खरबों का नुकसान हो गया। अब क्या होगा, उस मामले में क्या होता है ये देखते हैं भाई। अब देखते हैं, अतः इस सूत्र यानी डेमनम साइन इंजूरिया का अर्थ होगा बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के वास्तविक घाटा। ऐसी हानि जो बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के होता है वह चाहे कितना अधिक क्यों न हो अपकृत्य में नियोज्य नहीं होता। अरबों खरबों का नुकसान हो जाए लेकिन अगर किसी ने आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, आप नुकसानी का बात नहीं ला सकते, क्योंकि अपकृत्य पूर्वदायित्व के लिए विधिक अधिकारों की क्षति का होना आवश्यक है। इस संबंध में फ्रेडरिक पोलक महोदय ने क्या कहा है, आइए इसको देखते हैं। फ्रेडरिक पोलक महोदय कहते हैं, मनुष्य ऐसे अनेक कार्य करता है जिससे दूसरों को कुछ न कुछ असुविधा या हानि पहुंचती है तथा
या उनसे हानि या सुविधा पहुंचने की संभावना रहती है, किंतु उनको किए बिना समाज में अपने साधारण क्रियाकलापों को चला पाना भी असंभव है। अतः इस प्रकार की हानि या सुविधा के लिए शिकायत नहीं की जा सकती। अब ये आप जब मुकदमे से देखेंगे, वाद से देखेंगे, तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुकदमा है, इसमें एक बहुत ही चर्चित मुकदमा है। इस मुकदमे का नाम है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद। अब देखिए कैसे पैसे का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन विधिक अधिकार का नुकसान नहीं हुआ, जिसके वजह से उस व्यक्ति को न्यायालय ने जो है प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया। क्या है इस मामले में तथ्य? इस मामले में वादी एक स्थान पर अपना स्कूल चलाता था। प्रतिवादी ने वादी के स्कूल के निकट ही बगल में ही दूसरा स्कूल स्थापित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वादी के स्कूल के अधिकांश बच्चे प्रतिवादी के स्कूल में जाने लगे। वादी को छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपनी फीस 40 पेंस से 12 पेंस करनी पड़ी, और उसे भारी नुकसान, भारी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित किया। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि नुकसानी पाने का जो है वादी अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी ने अपने व्यवसाय को स्वतंत्रतापूर्वक चलाने का उपयोग किया था, और यदि स्वस्थ व्यापारिक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप विपक्षी को कोई हानि होती है तो ये वाद संस्थित करने लायक मामला नहीं होता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका अरबों खरबों का नुकसान हो गया, लेकिन विधिक हानि आपकी नहीं हुई, तो आपको दायी नहीं ठहराया जाएगा। एक केस है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इस मामले में क्या है? इस मामले में प्रतिवादी द्वारा अपने ज़मीन में कुआं खोदने के कारण वादी के कारखाने में पहले से उपलब्ध कुएं के पानी कम हो गया। अरे क्या करेंगे भाई, हम पानी नहीं पियेंगे, एक कुआं पहले से था, उसके बगल में कुआं खोदा, तो अब ये इनको बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इसका भी तो अधिकार है। यहाँ इसका विधिक अधिकार का उल्लंघन इसने थोड़ी किया, इसने अपने अधिकार का प्रयोग किया। अब इससे इनको नुकसानी हो गया तो उसके लिए इनको थोड़ी दायी ठहराया जाएगा। उसी तरीके से केस है मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर का, आप इसको पढ़ लेंगे। उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्त मंदिर का, ये भी आप पढ़ लेंगे। अब उषाबेन भाग्यलक्ष्मी चित्त मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस में क्या था? उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्त मंदिर में इस मामले में वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित करके न्यायालय में प्रार्थना किया कि प्रतिवादी को जय संतोषी मां नामक चित्र को प्रदर्शित करने से रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। चित्र में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को ईर्ष्यालु दिखाया गया है, उनकी हंसी उड़ाई गई है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि धार्मिक भावना कोई विधिक अधिकार नहीं है, अतः वादी उपचार पाने का अधिकारी नहीं है। यानी आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, आपके धार्मिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए अपकृत विधि के अंतर्गत दायी थोड़ी ठहराया जा सकता है। तो संभवतः आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला, विधिक उपचार का अधिकार। अब जब किसी व्यक्ति ने, यानी ऐसे देख लीजिए कि प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया, दोषपूर्ण कार्य से विधिक अधिकार का हनन हुआ और नुकसानी का वाद संस्थित करने का अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध हो गया, यही अपकृत विधि है। तो ये जो अंतिम है आपका अंतिम विधिक अधिकार, ये विधिक उपचार का अधिकार। अपकृत पूर्व दायित्व का तीसरा आवश्यक शर्त यह है कि दोषपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप वादी को विधिक उपचार पाने का अधिकार उपलब्ध हो जाता है। वस्तुतः यह एक सिद्धांत पर आधारित है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। ठीक है, अगर विधिक अधिकार प्राप्त हुआ है, उसका उल्लंघन है, तो उपचार भी मिलेगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये जहाँ अधिकार है यहाँ उपचार का क्या मतलब है। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोशिश हमारी रहती है कि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो, लेकिन कभी कभी अगर दोस्तों हो जाता है तो उसके लिए आप लोग माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।